हेलो जी, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हो और बहुत ही बेहतर अवस्था में हो। आज का जो हमारा लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सभी को पता है। शून्य अवज्ञा आंदोलन, जिसे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी कहा जाता है, और इसका एक नाम नमक सत्याग्रह भी है। और इसका टाइम पीरियड भी याद रखना, 1930 से 1934 तक का है, यानी 4 साल यह आंदोलन चला था। इसे साल्ट मार्च, नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। और मैंने स्पेशल फोटो भी डाली है, देखिए गांधी जी और साथ में इनके 78 सत्याग्रही जिन्होंने दांडी यात्रा की थी, और इसमें इन्होंने फिर नमक बनाया था और कानून से सरकार का कानून तोड़कर अपने हकों की मांग की थी। गांधी जी सबसे पहले 1929 में देश के सघन दौरे पर गए, यानी उन्होंने ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हुए 1929 में, ताकि आंदोलन को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती दी जा सके। और उन्होंने ये याद रखना, ये पूछ लेंगे विदेशी बहिष्कार समिति की स्थापना कब की गई थी या किस आंदोलन के दौरान। इन्होंने विदेशी बहिष्कार समिति की स्थापना की, ताकि जो बाहर का कपड़ा या ब्रिटेन का कपड़ा, उसकी होली जलाई जा सके और उसका बहिष्कार किया जा सके, जिससे कि अंग्रेजों को ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक नुकसान हो। और यह दिसंबर 1929 में की गई, यानी इन्होंने पूरी तैयारी 1929 में ही खींच दी थी। ये देखो 1929 में ही दौरा, 1929 में ही विदेशी बहिष्कार समिति। गांधी जी का न्यूज़पेपर था ये यंग इंडिया था। इन्होंने समाचार पत्र के तहत अपनी 11 सूत्रीय मांगे याद रख पेश की। ये याद रखना आपने, 11 सूत्रीय मांगे। ये भी पूछा जा सकता है किसके द्वारा पेश की गई थी, तो वो की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। और पिछले ही लेक्चर में मैंने आपको बताया था 14 सूत्रीय मांगे मोहम्मद अली जिन्ना की थी, मुसलमानों के हितों को लेकर, ठीक है। और वायसराय लॉर्ड इरविन को इन्होंने ये 11 मांगे लिखी और 31 जनवरी 1930 तक का समय दिया। पहले इन्होंने 11 सूत्रीय मांगे अपने यंग इंडिया समाचार पत्र में लिखी, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर इन्होंने लॉर्ड इरविन को कहा कि मैं मेरी ये 11 मांगे हैं, अगर आप इनको 31 जनवरी 1930 तक पूरा नहीं करते हो तो फिर मैं आंदोलन शुरू कर दूंगा। और ये 11 जो मांगे थी, इनमें सबसे मेन थी नमक बनाना, यानी हर भारतीय को नमक बनाने की आज़ादी दी जाए। जो उनकी ज़मीन कुर्की की गई है वो ज़मीन छोड़ी जाए। इस भारत को डोमिनियन स्टेट पूर्ण आज़ादी दी जाए। सॉरी, जो 1929 का लाहौर अधिवेशन था, मैंने आपको बताया था, उस लाहौर अधिवेशन के बाद भारत की या कांग्रेस की जो मांग हो गई थी वो पूरी तरह से पूर्ण आज़ादी की मांग हो गई थी, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन 1929 में जो हुआ था। और इसमें साथ में ये भी कहा गया सिविल सर्विस पूरी तरह से भारतीयों के अंडर हो, सेना का खर्चा आधा किया जाए, जिन जिन भारतीयों के ऊपर केस और जेलों में उनको छोड़ा जाए। इस तरह से 11 मांगे थी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। लेकिन याद रखना है, नमक जो बनाने की मांग थी उस पे हर भारतीय का हक हो, ये मांग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और जो नमक बनाने का सार्वजनिक अधिकार इन्होंने कहा था हर भारतीय का। ये क्यों कहा था मैं थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि नमक हर आदमी से जुड़ा हुआ था। इसे गरीब भी खाता था और अमीर भी खाता था, और जबकि इसे बनाने का हक सिर्फ सरकार के पास था। और गांधी जी ये कह रहे थे कि इसे मतलब कि हर किसी को बनाने का हक दिया जाए, हर भारतीय को बनाने का हक दिया जाए। और नमक बहुत महंगा था, तो इस करके हर भारतीय से जुड़ा हुआ मुद्दा इनको नमक लगा, और इसमें काफ़ी सक्सेस भी हुए। और ये आंदोलन नमक के कारण ही बहुत तेज़ी से चढ़ा भी, ठीक है। गांधी द्वारा व्यक्तिगत तौर पर इरविन को पत्र लिखकर मांगे पेश की गई, यानी कि ये जो 11 सूत्रीय मांगे थी या 11 मांगे थी, पर्सनली लिखा गया। ये मांगे पूरी नहीं हुई तो मैं फिर आंदोलन शुरू कर दूंगा। और कोई जवाब नहीं आया लॉर्ड इरविन का। उनको लगा था कि ऐसे ही है, कुछ नहीं होगा इस पे। लेकिन उनको पता नहीं था कि उस समय देश में कितना उबाल था और देश कितना परेशान था अंग्रेजों से। और नमक का महत्व आप जान सकते हैं अभी भी। मतलब पुरानी कहावत इसी की, इसकी महंगाई के कारण ही थी। अगर आप कभी गांव देहात में जाओगे कि बुजुर्ग से पूछोगे, ये कहावत थी पहले कि जो भी नमक वेस्ट करेगा अगली जन्म में उसको अपनी आंखों से या पलकों से उसको चुगना पड़ेगा। ये इसलिए बोला जाता था क्योंकि नमक उस समय पे बहुत महंगा था और सरकार ही इसको बना सकती थी। इसलिए गांधी जी ने ये मुद्दा उठाया था, क्योंकि हर भारतीय से जुड़ा हुआ था। नमक बनाने के लिए जो इनका साबरमती आश्रम था उसके पास समुद्र तट था, दांडी का समुद्र तट। तो ये भी पूछ लेते हैं साबरमती आश्रम से किस जगह जाकर गांधी जी ने नमक बनाया, तो दांडी में जाकर नमक बनाया। और इन्होंने दांडी यात्रा की। ये जो दांडी यात्रा थी ये नमक यात्रा ही थी। और ये 12 मार्च से 6 अप्रैल, ये डेट याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक 24 दिन की यात्रा इन्होंने की। और गांधी जी के साथ इस कार्यक्रम में इनके 78 कार्यकर्ता थे, यानी 78 जो इनके समर्थक थे वो इस दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ थे। और ये 240 किलोमीटर की यात्रा थी, ये दूरी भी याद रखना है।
और इससे जुड़े हुए गांधी के साथ साथ इसी तरह की यात्रा पूरे देश में की गई, गांधी के समर्थन में, शून्य अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में। ये इसलिए की गई ताकि आंदोलन को बल मिले और सरकार प्रेशर में आए। इसी तरह तमिलनाडु में सी राजगोपालाचार्य ने यात्रा की त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि सी राजगोपालाचार्य ने कहाँ की यात्रा की, तो त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा की, जो कि तमिलनाडु में है। केरल मालाबार में नमक बनाने के लिए के कलप्पन, ये सॉरी कलप्पन कर लेना, के कलप्पन द्वारा कालीकट से पय्यानूर तक की यात्रा की। यानी कैसे केरल, कैसे कैसे कलप्पन और कैसे ही कालीकट। तो केरल के जो कालीकट से पय्यानूर तक की यात्रा किसने की, वो कलप्पन ने की, के कलप्पन ने की। असम में सिलहट से लेकर बंगाल नवाखली तक नमक बनाने की यात्रा की गई। देखो कितनी लंबी यात्रा थी, असम से चले और ये नवाखली बंगाल तक चले और वहां पर जाकर इन्होंने नमक बनाया। ठीक है, ये देखो एक ही स्टेट में, गांधी जी गुजरात में ही हैं, सी राजगोपालाचारी तमिलनाडु में, केरल वाले जो कलप्पन जी हैं वो सिर्फ केरल में ही हैं, लेकिन असम से चलकर नवाखली बंगाल में नमक बनाना, सोचो आंदोलन कितना मजबूत था। ये देखिए साल्ट मार्च मैंने डाला भी है, जो कि जिसे डांडी यात्रा भी कहा जाता है। कब से कब तक थी, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक थी, याद रखना। और इसमें 240 किलोमीटर की यात्रा थी और 78 सत्याग्रही गांधी जी के साथ थे। असहयोग आंदोलन से ज़्यादा इसमें जमींदार और किसान और व्यापारियों की भागीदारी थी। ये भी पूछ लेते हैं किस वर्ग की इसमें व्यापारी वो भागीदारी बढ़ गई थी। तो असहयोग आंदोलन से ज़्यादा इसमें जमींदार इसमें एंट्री मार गए थे, किसानों ने इसमें ज़बरदस्त रोल निभाया था और व्यापारियों की भी काफ़ी भूमिका थी। क्योंकि व्यापारियों को जो कपड़े का बहुत फ़ायदा होता था, विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाती थी और भारतीय जो कपड़े लिए जाते थे, इससे व्यापारियों को काफ़ी फ़ायदा होता था। तो इस करके उन्होंने बहुत ज़बरदस्त एंट्री मारी थी इसमें। रैयतवाड़ी क्षेत्र में कर नहीं दिया गया, ये भी पूछ लेंगे किस क्षेत्र में कर नहीं दिया गया। तो रैयतवाड़ी यानी मद्रास प्रेसिडेंसी का जो क्षेत्र था, जो कि साउथ इंडिया का क्षेत्र था। जमींदारी क्षेत्र जो कि यूपी, बिहार, हरियाणा, वेस्ट बंगाल में चौकीदारी कर होता था, ये नहीं दिया गया। ये चौकीदारी कर बहुत ही बदनाम कर था और चौकीदार जो थे वो सरकार के गुप्तचर थे। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि जो चौकीदारी कर कहाँ पर नहीं दिया गया था, एक या तो जमींदारी क्षेत्र ऑप्शन में मिलेगा या फिर बंगाल बिहार, तो दोनों में से जो भी मिले आपने टिक कर देना है। मध्य प्रांत में वन कानूनों को भंग किया गया, यानी जो मध्य प्रांत, आज का जो मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है और जो आज का तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, यहाँ पर वन कानून बनाए गए थे और यहाँ के जो आदिवासी थे उनको वनों में जाने नहीं दिया जाता था। तो इन्होंने क्या किया, आंदोलन का सहारा लेकर वन कानूनों को भंग किया और आंदोलन को मजबूत किया। असम में एक कनिंगम सर्कुलर बनाया गया था, इसके द्वारा इसका विरोध किया गया छात्रों द्वारा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेंगे। कनिंगम सर्कुलर का विरोध कहाँ पर किया गया, शून्य अवज्ञा आंदोलन में, तो वो असम में किया गया था। चटगांव वाला मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है, तो मैं इसको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस इतना बता देता हूँ। चटगांव में सूर्य सेन द्वारा आंदोलन हुआ था और चटगांव पर कब्जा कर लिया गया था। ठीक है, और आपने ये याद रखना है, ये बहुत बार पूछा हुआ है। चटगांव में सूर्य सेन द्वारा जो मतलब कब्जा किया गया था और वहाँ पर अपनी सरकार बनाई गई थी, वो किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी, तो वो शून्य अवज्ञा आंदोलन के समय से जुड़ी हुई घटना है। श्री कृष्ण पिल्लई थे ये, जो केरल में थे और इन्होंने तिरंगे के बचाव में बेहद ज़्यादा चोट खाई और तिरंगे को नीचे नहीं झुकने दिया, और ये कम्युनिस्ट थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये घटना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यकीन मानिए इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि इस पूरे आंदोलन में मुस्लिम एकदम से शांत थे, लेकिन जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, आज का जो पाकिस्तान का जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर इलाका है, उसमें बहुत बड़ी घटना हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशावर एक जगह है उत्तर पश्चिमी प्रांत में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में पेशावर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ पर एक खान अब्दुल गफ्फार खान थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये नाम याद रखना। इनके ठंडे स्वभाव के कारण इनको सीमांत गांधी कहा जाता था और बादशाह खान भी कहा जाता था। डायरेक्ट पूछ लेंगे बादशाह खान टाइटल किसका था, तो वो खान अब्दुल गफ्फार खान का था। और सीमांत गांधी, देखिए ये इतने गांधी से मेल जोल रखते थे उस एरिया में, इनके पास इतने ज़्यादा समर्थक थे और इतने अहिंसक आंदोलन चलाते थे कि इनको सीमांत गांधी कहा जाता था, फ्रंटियर गांधी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता था,
खान अब्दुल गफ्फार खान को। इनके द्वारा बेहद अहिंसक आंदोलन जारी किया गया। उनका जो संगठन था इसका नाम भी याद रखना, खुदाई खिदमतगार था, और ये लाल कुर्ती के कपड़े पहनते थे, इसलिए इसको लाल कुर्ती संगठन भी कहा जाता था। इस संगठन में 92% मुसलमान थे जो कि पठान थे। ये पठान एक वॉरियर कौम है, लड़ाकू कौम है, और इतनी वॉरियर कौम होने के बाद भी इन्होंने ये पूरा आंदोलन, शून्य अवज्ञा आंदोलन, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया में एकदम अहिंसक तरीके से, एकदम नॉन वॉयलेंटली, यानी कि बहुत ही प्यार से चलाया और सरकार का विरोध बहुत ही अहिंसक तरीके से किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिंदू रेजिमेंट की वहाँ पर ड्यूटी लगाई और वहाँ पर चंद्र सिंह की ड्यूटी लगाई गई, और चंद्र सिंह ने इनके अहिंसक आंदोलन को देखते हुए इन पर हथियार चलाने से उठाने से मना कर दिया, और सरकार का जो आदेश था वो भंग कर दिया, और ये कहा इतने अहिंसक आंदोलन पर मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहीं से सरकार को मैसेज गया कि एक तो मुसलमान भी कांग्रेस के साथ हैं और मुसलमान भी सरकार के विरोध में है। दूसरा मैसेज ये गया कि अब मतलब सेना में भी बगावत होने लगी सरकार के खिलाफ, और उसके हाथ पैर फूल गए। ये देखिए कितने लंबे तकड़े थे और कितने मतलब अहिंसक थे। एक तरह से सीमांत गांधी इसलिए बोला गया, ठंडे स्वभाव के थे। इनका हर आंदोलन अहिंसक था। तो ये देखिए, ये हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, ये इनका आंदोलन में बैठे हुए हैं, ये गांधी जी के साथ पीका है, और इन्होंने अंतिम समय तक डिवाइडेशन यानी विभाजन का विरोध किया था, ये भी याद रखना है। धरासना हमला, ये मैंने इसलिए ऐड किया है, इस पे मोस्टली पेपर में बार बार घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये धरासना हमला है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस समय क्या था, गांधी जी जेल में थे, और उन्होंने कांग्रेस को या अपने लोगों को आदेश दिया कि आप धरासना जो नमक कारखाना है ना उस पर हमला करो, और उस पर कब्जा लेके उसका नमक है गरीबों में बांटो। तो इस काम के लिए सरोजनी नायडू को भेजा गया, इमाम साहब को, और गांधी के बेटे थे उनके पुत्र मणिलाल को भेजा गया। और ये घटना है 31 मई 1930 की। इसमें क्या था कि 2000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और ये इतना निर्मम मतलब वो था, दृश्य था कि जिस पत्रकार ने फोटो के साथ छापा था, पूरे विश्व में ये मान लो जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन था उसके प्रति लोगों की बहुत सहानुभूति आई, और अंग्रेज विरोधी भावना पूरे विश्व में फैल गई। ये इतना ज़्यादा निर्ममता से भारतीयों को मारा गया था इसमें। और इसमें 2 लोग मारे गए थे और 320 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। सीधे एक सत्याग्रही आगे जाता था, वो सिर करता था, उसके ऊपर डंडा मारा जाता था, फिर उसको उठा के लेके जाते थे, मरहम पट्टी करते थे। दूसरा सत्याग्रही जाता था, फिर उसके ऊपर डंडा मारा जाता था। एक एक करके ऐसे निर्ममता से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनकारियों को मारा गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और ये जो पूरी घटना है पूरे विश्व में फैलाने का श्रेय है संयुक्त राज्य अमेरिका के पत्रकार मिलर द्वारा। इसका आंखों देखा हाल पूरे विश्व में बताया गया, और इससे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति पूरे विश्व में सहानुभूति मिली। ठीक है। गुजरात के खेड़ा में भी शून्य अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में आंदोलन चलाया गया, और इसमें ये भी याद रखना, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की माँ को भी नहीं बख्शा गया, और उनको भी जेल में ले जाया गया, और उनके पूरे घर का सामान फेंक दिया गया। तो ये भी पूछ लेते हैं, शून्य अवज्ञा आंदोलन में गुजरात में किस आंदोलनकारी की माता का सामान फेंका गया और उनको जेल में ले जाया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की माता। तो खेड़ा आंदोलन था ये, और खेड़ा आंदोलन में जब ये आंदोलन इतना बढ़ गया और सरकार का जुल्म बढ़ गया, और तो साथ में बड़ौदा था रियासत, इस बड़ौदा रियासत ने बहुत साथ दिया था शून्य अवज्ञा आंदोलन में आंदोलनकारियों का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपने कि किस रियासत ने आंदोलनकारियों का साथ दिया। उस समय रियासतें ब्रिटेन के साथ थी, ब्रिटिश के साथ थी। तो एक बड़ौदा रियासत ऐसी थी जो जिसने हर आंदोलन में भारतीयों का साथ दिया। ये देखिए, ये है जो धरासना हमला है। ये देखो ऐसे एक एक करके जो आंदोलनकारी हैं वो आगे जा रहे हैं, और अंग्रेज इनको मार रहे हैं। और ऐसे ये पूरे मतलब पूरे एक तरह से पूरी योजना के तहत इस आंदोलन को सफल सफल बनाने के लिए अहिंसक रूप से आंदोलनकारी अपना बलिदान दे रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो धरासना का हमला है। मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपके डीप मेमोरी में चला जाए, कोई क्वेश्चन आता है तो। धरासना नमक सत्याग्रह। मणिपुर और नागालैंड में रानी गोंडिल्लू थी, इनके बारे थोड़ा मैंने पढ़ाया था, अब भी बता देता हूँ। मणिपुर और नागालैंड में आ जाए तो शून्य अवज्ञा आंदोलन को रानी गोंडिल्लू द्वारा किया गया, और इनकी उम्र महज 13 साल थी, और इनके आंदोलन का नाम भी शून्य अवज्ञा आंदोलन हैराक्का था। ये नाम याद रखना, शून्य अवज्ञा आंदोलन हैराक्का किससे जुड़ा हुआ है,
रानी गोंडिल्यू और मणिपुर और नागालैंड से जुड़ा हुआ है, ये बेसिकली मणिपुर की थी। इन्हें शिलोंग जेल में डाला गया, और ये भी पूछ लिया जाता है जब इन्हें शिलोंग जेल में डाला गया तो जवाहरलाल नेहरू इनका हौसला बढ़ाने के लिए वहाँ पर इनसे मिलने गए, और इन्होंने देखा ये इतनी बहादुर हैं, ये अपने आप में भी खुद इतनी एनर्जेटिक हैं कि खुद से ही ये एनर्जी ले रही हैं, और इनकी जो एनर्जी है या इनके हौसले से प्रभावित होकर नेहरू ने इनको रानी की उपाधि दी। ये रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही दी गई, और इन्हें पहाड़ों की बेटी कहा। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेंगे, रानी गोंडेल्यू को पहाड़ों की बेटी या रानी की उपाधि किसने दी, तो जवाहरलाल नेहरू ने। और इनसे जेल जेल में मिलने कौन गए, तो ये इनसे जवाहरलाल नेहरू ही जेल में मिलने गए थे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट पे क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है, सरकार वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम कर रही है, और उसका जिक्र भी बार बार आ रहा है न्यूज़ में। बच्चों ने वानर सेना बनाई और लड़कियों ने मंजरी सेना बनाई, अगर क्वेश्चन आ जाए तो रिलेटेड याद रखना। शून्यावज्ञा आंदोलन के दौरान 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। जब देखा कि आंदोलन बहुत फैल रहा है तो इसको रोकने के लिए सरकार और गांधी के बीच या कांग्रेस के बीच गोलमेज सम्मेलन करवाने की बात की गई, यानी कि लंदन में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, ताकि आंदोलन को मतलब कि रोका जा सके या भारत के लोगों को शांत किया जा सके। ये कांग्रेस और सरकार के बीच समझौते के लिए हुई थी गोलमेज सम्मेलन। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, एक 1930 में, एक 31 में और एक 32 में। ठीक है, ये जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, कांग्रेस या गांधी ने 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था। डायरेक्ट पूछ लेते हैं, कांग्रेस या गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था, जो कि 1931 में हुआ था। इस पे मैं गोलमेज सम्मेलन पे, और जो अभी एक कम्युनल अवार्ड आएगा इसके बाद, उस पे मैंने अलग से डिटेल में लेक्चर लेना है, तो इसे जो वो डिटेल में होगा उसमें मैं सब कुछ बता दूंगा। यहाँ पर ये बता देता हूँ आंदोलन में इसका क्या महत्व था और कहाँ तक ये चला और सफल रहा। ये जो गोलमेज सम्मेलन था, ये द्वितीय में सिर्फ गांधी ने, कांग्रेस ने भाग लिया, और जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था यही सफल माना गया, लेकिन सरकार और गांधी जी की वार्ता असफल होगी। ये जो सम्मेलन था ये तो सफल हो गया, लेकिन वार्ता असफल हो गई। और फिर ये जो गोलमेज सम्मेलन था ना जब हुआ द्वितीय, तो उस समय गांधी जी जेल में थे। इनको जेल में से निकालकर सरकार से समझौता करने के लिए 2 लोगों ने बिचौलियों की भूमिका निभाई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तेज बहादुर सप्रू और एम आर जयकर ने गांधी जी को मनाया था कि आप सरकार से बातचीत करिए और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हो रहा है उसमें भाग लीजिए। तो ये भी पूछ लेते हैं, किन ने बिचौलियों की भूमिका निभाई सरकार और गांधी जी के बीच, तेज बहादुर सप्रू और एम आर जयकर ने। गांधी इरविन समझौता हो गया 5 मार्च 1931 का, यानी गांधी ने कहा कि मैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लूंगा। ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्च 1931 में गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ, और इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। दिल्ली समझौता आ जाए तो याद रखना गांधी इरविन पैक्ट गोलमेज सम्मेलन से रिलेटेड है ये। शून्यावज्ञा आंदोलन में गांधी जी को ये भी पूछ रहे थे, कई बार पूछा गया है हर पे एग्जाम में, यरवदा जेल में डाला गया था जो कि पुणे में है, ये डायरेक्ट पूछ लेंगे। शून्यावज्ञा आंदोलन में गांधी जी को किस जेल में डाला गया था, जो यरवदा जेल जो पुणे महाराष्ट्र में, या वहां पर इनको जेल में रखा गया था। गोलमेज सम्मेलन में पहली बार भारतीयों को बराबरी का दर्जा दिया गया। देखिए, पहले तो सरकार भारतीयों से बराबरी से बात नहीं करती थी, लेकिन यह एक ऐसी, देखो मैंने फोटो डाला स्पेशल, यह एक ऐसी गोलमेज सम्मेलन, ऐसा सम्मेलन था जिसमें ये ब्रिटिशर हैं और भारत हैं सभी एक साथ बैठे हैं, यानी सबको अपनी बात बराबरी से रखने का हक है, और वो भी लंदन में हुई थी। वहाँ पर भी ये मान लो कि इक्वालिटी का फर्स्ट टाइम दर्जा मिला था गोलमेज सम्मेलन शून्यावज्ञा आंदोलन के द्वारा। डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछेंगे आपसे अलग अलग एग्जाम में कि किस सम्मेलन में या किस आंदोलन के दौरान भारतीयों को बराबरी का दर्जा मिला ब्रिटेन वासियों से या ब्रिटिशर सरकार से, तो वो गोलमेज सम्मेलन शून्यावज्ञा आंदोलन के दौरान मिला था। ये देखिए एक साथ बैठ के बात कर रहे हैं, एक टेबल पे, एक लेवल पे, ठीक है। कांग्रेस का 1931 का वार्षिक अधिवेशन जो होता था, गोलमेज सम्मेलन की वार्ता सफल हो गई, गांधी जी भारत आ गए, और फिर वो यहाँ पर आकर उन्होंने वार्षिक अधिवेशन जो कि होता था दिसंबर में, जो ये दिसंबर का कराची में हुआ था, और ये याद रखना इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। क्यों याद रखना आपने, क्योंकि इसमें पहली बार ऑफिशियली जो कांग्रेस थी उसने कहा कि हर व्यक्ति को मौलिक अधिकार दिए जाएंगे भारत की आज़ादी के बाद। यहाँ से आप मान सकते हैं कि भारत की आज़ादी की बात तय हो गई थी कांग्रेस के द्वारा।
और राष्ट्रीय राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम, यानी कांग्रेस ने अपने आर्थिक कार्यक्रम भी जारी किए। इससे पहले इस कांग्रेस ने सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम जारी किए थे। और वयस्क मताधिकार, यानी हर भारतीय को वयस्क मताधिकार मिलेगा, ये भी कांग्रेस का लक्ष्य रखा गया। ये इतनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मौलिक अधिकार और वयस्क मताधिकार ऑफिशियली कांग्रेस ने किस सेशन में स्वीकार किए या जारी किए, तो वो था कराची का 1931 का वार्षिक अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता भी पूछ लेते हैं, तो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। ठीक है। और पूर्ण आज़ादी तो आपको पता है, ये तो 1929 के जो लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था उसमें ही आ गए थे। लेकिन ये 1931 में आए थे। मौलिक अधिकार, वयस्क मताधिकार और राष्ट्रीय राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम 1931 का जो वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कराची अधिवेशन था, यहाँ पर जारी किए गए थे। सम्मेलन की सफलता के बाद गांधी जी ने 1932 में आकर दोबारा से आंदोलन शुरू कर दिया। जब ये कांग्रेस अधिवेशन हुआ तो इसके बाद इन्होंने 1932 में दोबारा से ये आंदोलन शुरू कर दिया। कौन सा आंदोलन? सविनय आंदोलन। और जो नए वायसराय थे वो वेलिंगटन आए। ये भी पूछ लिया जाता है कि 1932 में कौन से नए वायसराय आए गोलमेज सम्मेलन के बाद, तो वो वेलिंगटन आए थे। और इन्होंने बहुत ही निर्ममता से आंदोलन का दमन किया, इतनी बुरी तरह से किया, गांधी जी को जेल में डालकर मशीन गनों से गोलियां चलवाई लोगों के ऊपर। और ये कम्युनल अवार्ड जो सांप्रदायिक पंचाट कहा जाता है, इसने भी आंदोलन को कमजोर कर दिया था। हमारा अगला लेक्चर डिटेल में गोलमेज सम्मेलन और कम्युनल अवार्ड पर ही होगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जान लेना, कम्युनल अवार्ड जो आया था इसने भारत की एकता को खंडित कर दिया था, इसने आंदोलन को कमजोर कर दिया था। ऊपर से वेलिंगटन जो नए वायसराय थे उन्होंने निर्ममता से आंदोलन का दमन किया। तो इस करके गांधी जी ने 1934 में आंदोलन वापस ले लिया या समाप्ति कर दी। तो ये था पूरा का पूरा अश्विन्य अवज्ञा आंदोलन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।